दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन देखिए, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक मंच। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। और आप जान लीजिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को कब? तो याद रखिएगा 2006 में, वर्ष 2006 में इस सूचकांक को लॉन्च किया गया था। और वैश्विक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, संथाल, उरांव, मुंडा या फिर भील। तो सही उत्तर है संथाल। दोस्तों भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये संथाल जनजाति समुदाय से संबंधित हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए ऑप्शन है, शुद्ध मिलावट रहित हों, दोस्तों प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण या हितैषी हों या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, आप जान लीजिए दोस्तों। इको मार्क प्रमाणन जो है, आप जान लीजिए कि ये उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण और हितैषी हों, यानी ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों खनिज, जो है इसका मिलान किससे हो सकता है? तो खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं। ए का तीसरा हो जाएगा आपका। सौर ऊर्जा दोस्तों आप जान लीजिए कि इसका स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। बायोगैस क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बायोगैस का संबंध मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से है। और वन अपरोपण ये वर्षा को प्रभावित करता है, यानी वनों के कटाव या अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। तो आप देख लीजिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा गया है जैव विघटित प्रदूषक हैं। देखिए पारा, वाहितमल, प्लास्टिक या फिर एस्बेस्टॉस। तो इसमें जैव विघटित प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणुवाद के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, ये जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। और जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मलमूत्र और वाहित मल इत्यादि हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, जैव निम्नीकरण प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक ये घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज आदि का अपघटकों के द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें वाहित मल जो है दोस्तों ये जैव अपघटनीय प्रदूषक के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए ये है प्रश्न संख्या 6। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।
सिमलीपाल आपका ओडिशा में है और पिन वैली जम्मू कश्मीर तो सही नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश एचपी के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कथन और कारण पर आधारित प्रश्नों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों कथन है ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। और कारण आर यानी रीजन है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको अगर जो हम व्याख्यायित करें, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो आप जान पाएंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों जल प्रिय पौधे जो कि वाटर लविंग प्लांट्स हैं, इनका जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है और इससे स्पष्ट है कि कारण और कथन जो है दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। देखिए अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। तो सही उत्तर है दोस्तों मैत्रेय, ऑप्शन सी। दोस्तों बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय जो है ये एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे और विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। दोस्तों मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा और सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, हर जगह त्राहि त्राहि मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, यानी कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। देखिए क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती। तो आप जान लीजिए दोस्तों कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो आप जानिए बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से लगभग 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है और शेष नदियां आपकी चंबल में मिलती हैं। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो आप जानते भी होंगे आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। दोस्तों संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 17 है ये किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है और अस्पृश्यता या छुआछूत से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और संविधान का अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आप जान लीजिए कि सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त दल द्वारा नामित व्यक्ति जो संसद सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर भी लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पे ये पूरी तरह से दोस्तों राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। तो आप जान लीजिए आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत।
दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्य के विधानमंडलों का इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखिए 1955, 1965, 1970 या 1973। तो सही उत्तर है 1965 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आप जान लीजिए दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से सरकार इसकी सलाहों के मद्देनज़र ही कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, लेकिन सरकार इसकी संस्तुतियों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से। देखिए, शिक्षण का प्रतिमान या मॉडल निम्नलिखित में से किसका विवरण होता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, शिक्षण का जो प्रतिमान है वो अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, इसका विवरण होता है। दोस्तों मॉडल ऑफ टीचिंग में अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, इसका विवरण होता है। और शिक्षण प्रतिमान ऐसे प्रयास अथवा व्यवस्थाएं हैं जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं, और वास्तव में ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संबंध में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि या रिसर्च मेथड उपयुक्त होगी? तो देखिए, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक या कार्योत्तर। तो सही उत्तर है कार्योत्तर विधि। आप जान लीजिए दोस्तों, जब कोई विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संबंध में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है, तो इस संदर्भ में कार्योत्तर अनुसंधान विधि उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है। और इसे क्या कहा जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसे तकनीकी अक्षमता कहा जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कोई रिसर्चर या शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में जो है आईसीटी का प्रयोग करता है और परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है, तो इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है, उसको टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस कहा जाता है। और आप जान लीजिए, आईसीटी के प्रमुख घटकों के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार नेटवर्क और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा आईसीटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है किसका? देखिए, सतत चर, गुणात्मक चर, असतत चर या गुणात्मक और असतत चर दोनों का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक सतत चर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप के जो है विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है जे.एस. किल्बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। आप जान लीजिए, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप का विकास जो है जे.एस. किल्बी ने किया था और इन्होंने दोस्तों 1958 यानी 1958 में आईसी का निर्माण किया और इन्हें वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे?
तो उत्तर हो जाएगा, जब एक से अधिक सेल को एक बार में कॉपी करना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउस के साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर से ही संबंधित है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है? देखिए, कस्टमर रिलेटिव मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो सही उत्तर है CRM जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? देखिए, आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, ये विनिर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए, या फिर ये सभी। तो जान लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी। तो ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय ये तीनों ही कार्य पूरे किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो उत्तर है दोस्तों, 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और 2010 से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आप जान लीजिए, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 के बीच अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इस खेल में भारत ने कुल 9 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक में दोस्तों केसी गणपति और वरुण ठक्कर और विष्णु सरवर, ये जो हैं दोस्तों, ये स्वर्ण पदक विजेता में शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देव सहायम पिल्लई। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, देव सहायम पिल्लई को किसने? तो आप जान लीजिए, वेटिकन सिटी के पोप ने दोस्तों सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में देव सहाय पिल्लई को जो है दोस्तों मरणोपरांत संत घोषित किया है। और आप जान लीजिए कि देव सहाय पिल्लई दोस्तों, इनका जन्म 1712 में कन्याकुमारी तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में ईसाई धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम देव सहाय पिल्लई ने लेजारोस रख लिया था। वो मरणोपरांत संत घोषित होने वाले पहले आम भारतीय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? राजगुरु और सुखदेव, खुदीराम बोस और सूर्यसेन, मदनलाल धिंगरा और ऊधम सिंह, या फिर करतार सिंह सराभा और अशफाकुल्ला खां? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप जान लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मदनलाल धिंगरा और ऊधम सिंह। आप जान लीजिए दोस्तों कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली और कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। और ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः ऊधम सिंह को भी फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और इसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। दोस्तों 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो आप जान लीजिए ये लगभग 500 या 499 सेकंड का समय लेता है और ये सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट 19 सेकंड लगभग, कितना 499 सेकंड। कम से कम पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश 499 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्राइसिम एक कार्यक्रम है किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक तैयारियों का? तो सही उत्तर है ट्राइसिम ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। और देखिए दोस्तों, ट्राइसिम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन घटक के रूप में अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी गई। अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2, और इन कथनों के आलोक में आपको सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों कथन 1 है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन 2 है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। और देखिए, विश्वविद्यालय से इतर ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो सही उत्तर है अचिंत्या सियूली ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अचिंता शियूली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।